हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान का 6th चैप्टर, जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी प्रस्तावना देखेंगे सभी। गुप्त साम्राज्य का उदय ईसा की 4वीं शताब्दी में हुआ। यहाँ उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र में विस्तृत था और उत्तर पश्चिमी भारत, बिहार, बंगाल, पंजाब, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश तक साम्राज्य का विस्तार था। और पूर्व में कामरूप यानी कि असम, दक्षिण में तमिलनाडु तथा पश्चिम में अफगानिस्तान तक इसका प्रभाव था। गुप्त शासकों ने 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया और मगध पर लिच्छवियों का शासन था। क्षत्रप रुद्रदमन प्रथम का पश्चिम में मालवा और कठिनाई काठियावाड़ के प्रांतों पर शासन था। ऐसी परिस्थिति में ईसा की 4वीं शताब्दी के आंतरिक वर्षों में भारत में एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जिसने एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया और यह राजवंश गुप्त वंश कहलाया। और भारत के इतिहास में गुप्त वंश का उद्भव विशेष चर्चित है और इस वंश का भारत पर लगभग 200 वर्ष तक शासन रहा और इनके शासनकाल में अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति समाप्त हुई और एकीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। गुप्त शासकों के संरक्षण में कला, साहित्य, विज्ञान और उद्योगों का विकास हुआ और यही कारण है कि यह अवधि भारत का स्वर्ण युग कहलाती है। गुप्त वंश की बात करें तो अभी तक गुप्त वंश के विषय में बहुत कम जानकारी मिल पाई है। इस वंश का पहला शासक शायद श्रीगुप्त था और वह अपने पिता की तरह ही एक नगण्य सरदार था और उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। यह दोनों छोटे महाराजा कहे जाते थे और इससे प्रकट होता है कि वे सर्वोच्च शक्तिशाली नहीं थे। शायद वे लिच्छवियों के सामंती सरदार थे। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी तक इनका शासनकाल। घटोत्कच के पश्चात उसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम 320 में गद्दी पर बैठा और उसने महाराजा धीराज अर्थात अर्थात राजाओं के राजा की पदवी धारण की। अतः उसको गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है। उसने कुमार देवी के साथ विवाह किया। कुमार देवी वैशाली के प्रसिद्ध लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी और इस विवाह संधि से उसके वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और इस विवाह के कारण ही वह पाटलिपुत्र को प्राप्त कर पाया था। समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त 335 से 335 से 375 ईस्वी यानी कि मगध की गद्दी पर ये इन्होंने शासन किया और वह साम्राज्य विस्तार की वादी राजा था। और उसके दरबारी कवि हरिशेष ने इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विस्तृत उल्लेख किया और यह अभिलेख उसी स्तंभ पर खुदा है जिस पर अशोक का अभिलेख है। और इस अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की शुरुआत पहले उत्तर व मध्य भारत के राजाओं को हराकर की। फिर उसने उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराकर अपने अधीन कर लिया और इससे भयभीत होकर पूर्व के सीमांत राज्य बंगाल, असम तथा नेपाल ने स्वयं ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और इस प्रकार उसने भारत के बड़े भूभाग को सीधे या परोक्ष रूप में अपने अधिकार में ले लिया और वह कभी किसी युद्ध में हारा नहीं और इसी कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसने विजयों के बाद अश्वमेध यज्ञ किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से लेकर 414 ईस्वी समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा